चंद्रगुप्त और सुकन्या हड़बड़ाहट में तक्षशिला के पुस्तकालय से बाहर निकल गए। पप्पा तुम दोनों को यूं अचानक निकलता देख वीरसेन से हैरानी में बोला, ये दोनों इतनी हड़बड़ाहट में कहां भागे जा रहे हैं? तभी वीरसेन का एक मित्र हंसते हुए बोला, एक सेवक के पीछे छिपकर भाग रहा है डरपोक। दूसरे मित्र ने हंसी उड़ाते हुए कहा, चंद्रगुप्त कायर है, वो लड़ने से डर गया होगा इसलिए भाग गया। उसके बाकी मित्र भी हंसने लगे, लेकिन वीरसेन कुछ सोचते हुए गंभीरता पूर्वक बोला, मुझे नहीं लगता कि वो यूं डर के भागा है। आचार्य चाणक्य के सेवक सुकेतु ने अवश्य ही कोई सूचना चंद्रगुप्त तक पहुंचाई है। हमें पता लगाना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच क्या पक रहा है। पब्बत उसकी बात से सहमत होते हुए बोला, सही विचार है, हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। अगर दोनों तक्षशिला के नियमों के विरुद्ध कोई गलत गतिविधि करते हुए पकड़े गए तो चंद्रगुप्त का निष्कासन तय है। वीरसेन ने कहा, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हम सत्य को प्रमाणित करें और सत्य को प्रमाणित करने के लिए उनका पीछा करना होगा। पब्बत ने वीरसेन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र वीरसेन, मुझे लगता है हमें किसी को इन दोनों के पीछे भेजना चाहिए। यह सुनकर वीरसेन बोला, किसी और को क्यों? मैं स्वयं जाता हूं और पता करता हूं कि ये दोनों आखिर क्या गा रहे हैं। पब्बत ने हामी भरी और अगले पल वीरसेन चंद्रगुप्त और सुकन्या के पीछे पीछे चल दिया। चंद्रगुप्त और सुकन्या तेजी से भागते हुए तक्षशिला के पास लगने वाले बाजार पहुंच गए थे। बाजार में काफी चहल पहल थी। व्यापारी अपना सामान बेच रहे थे और आसपास के गांव से आए लोग खरीदारी में व्यस्त थे। कहीं गर्मी से थके हारे लोगों के लिए घड़ों में पानी की व्यवस्था थी, तो वहीं अय्याश लोगों के लिए सुराही में मदिरापान की व्यवस्था, जिसका आनंद कुछ सिक्कों का मोल चुकाकर उठाया जा सकता था। वहीं बाजार में कुछ सैनिक हाथ में तलवार और भाले लिए अनजान आगंतुकों पर नजर रखे हुए थे, ताकि किसी प्रकार का उपद्रव होने से रोका जा सके। सुकन्या और चंद्रगुप्त एक एक आदमी को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, मानो वो किसी को खोज रहे हो। भीड़ भाड़ और तंग गलियां होने की वजह से उन्हें आगे बढ़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। कुछ देर इधर उधर खोजने के बाद चंद्रगुप्त ने असमंजस में सुकन्या से पूछा, तुम्हें यकीन है कि वो यही थे? कहीं तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं हुआ? वरना अब तक वो नजर आ जाने चाहिए थे। सुकन्या विश्वास के साथ बोली, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। मेरे माता पिता को मारने वाले डकैतों में से एक डकैत और उसका साथी यहाँ है। मैंने जैसे ही उन्हें देखा मैं भागते हुए तुम्हारे पास आ गए। वो अभी भी बाजार में होंगे। उनमें से जिस डाकू को मैं जानती हूँ, उसकी दाईं आंख के ऊपर किसी शस्त्र के गहरे घाव का निशान है। सुकन्या का विश्वास देखकर चंद्रगुप्त बोला, ठीक है, अब जब तुमने उसकी निशानी बता ही दी है तो हम लोग अलग अलग हो उन्हें तलाशना शुरू करते हैं। तुम सामने वाली गली से जाओ और मैं पीछे से जाता हूँ। इस तरह हमें उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। अगर वो बाजार में होंगे तो हमारी नजरों से बच नहीं पाएंगे। सुकन्या ने चंद्रगुप्त की बात पे हामी भरी और एक तरफ चल पड़ी। वहीं चंद्रगुप्त दूसरी गली की ओर निकल गया। अब दोनों ही बाजार के बीच उन्हें तलाशते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद भी दोनों को वो डकैत कहीं भी नहीं दिखाई दिए। गर्मी के मारे चंद्रगुप्त को प्यास लगने लगी। वो एक प्याऊ के पास रुका और पानी पीने लगा। तभी सुकन्या भी वहां पहुंच गई। चंद्रगुप्त सुकन्या को देखकर तुरंत बोला, क्या वो देखा? सुकन्या निराशा में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, पता नहीं कहां गायब हो गए दोनों। ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। चंद्रगुप्त ने जलपात्र सुकन्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, प्यास बुझा लो। सुकन्या गटागट पानी पीने लगी। तभी पीछे से उसे दो व्यक्तियों के हंसने की आवाज सुनाई दी। सुकन्या को वो आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। उसने पलट कर देखा तो दो व्यक्ति पीछे एक दुकान से बाहर निकल रहे थे। सुकन्या उत्सुकता के साथ बोली, चंद्रगुप्त, ये वही लोग हैं। चंद्रगुप्त ने अपने पीछे पलट कर देखा तो दो व्यक्ति दुकान से निकलकर वहीं पास के एक मदिरालय में घुस गए। चंद्रगुप्त ने सुकन्या को इशारा किया और दोनों वहां से भागते हुए उस मदिरालय के पास जा पहुंचे। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद उन्हें उस मदिरालय पे एक खिड़की दिखाई दी। दोनों खिड़की के पास गए और खिड़की के भीतर झांक कर देखने लगे। उन्होंने देखा कि वो दोनों डकैत मदिरालय के भीतर लकड़ी के गोल दरख्त पर आमने सामने बैठे हुए हैं।
उनके सामने मदिरा का पात्र रखा हुआ है। तभी उस मदिरालय की एक सेविका उन दोनों डाकुओं के पास आई। उन्होंने उस सेविका को पात्र में मदिरा डालने को कहा। वो सेविका जैसे ही मदिरा परोसने लगी कि तभी उनमें से एक डकैत जबरदस्ती उस सेविका का हाथ चूमते हुए हंसने लगा। सेविका के चेहरे पर डर और खुशी का मिश्रित भाव था। चंद्रगुप्त और सुकन्या खिड़की से उन दोनों की हरकतों पर नजर रखे हुए थे। सुकन्या गुस्से में बोली, ये लोग समाज में गंदे विषाणुओं की तरह हैं, जो जब तक जीवित रहेंगे समाज में रोग ही फैलाते रहेंगे। इन्हें नष्ट करना ही उचित है। हम अभी इन्हें खत्म कर देते हैं। ऐसा कह सुकन्या ने उन दोनों को मारने के लिए अपनी कमर में खोसी हुई कटार निकाल ली, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, अभी नहीं। अगर हमने अभी इन पे हमला किया तो बाजार में भगदड़ मच जाएगी और ऐसे में किसी की जान भी जा सकती है। अभी इन दोनों की मृत्यु का समय नहीं आया है। सुकन्या हैरान होकर बोली, तुम इन्हें बचाना क्यों चाहते हो? चंद्रगुप्त बोला, क्योंकि यही दोनों हमें उनके सरदार तक पहुंचाएंगे। ये समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। हमें इनका पीछा करना होगा। एक बार हम इनका पीछा करते हुए इनके ठिकाने तक पहुंच गए तो एक ही समय और सटीक वार से हम इन सबको हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सुकन्या उसकी बात से सहमत हो गई। अब दोनों वहीं खिड़की के पास खड़े उन डाकुओं के मदिरालय से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद वो दोनों डकैत झूमते हुए उस मदिरालय से बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही चंद्रगुप्त और सुकन्या भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। दोनों डाकू बाजार से बाहर निकलकर सांकला नगर की तरफ जाने वाले रास्ते पे पड़ गए। वो रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। सुकन्या और चंद्रगुप्त भी दोनों डाकुओं की नजरों से बच गए। छिपते छिपाते उस जंगल में प्रवेश कर गए। वीर सिंह, जो कुछ समय से दोनों का पीछा कर रहा था, दोनों को जंगल में प्रवेश करता देख सीमा पर ही ठहर गया। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। ये चंद्रगुप्त आचार्य के सेवक सुकेतु के साथ मिलकर उन आदमियों का पीछा क्यों कर रहा है? वो दोनों आदमी हैं कौन? वीरसेन ने वहां से आगे बढ़ना उचित नहीं समझा और वो सारी बातें राजकुमार बब्बत को बताने के लिए वापस तक्षशिला की ओर चल दिया। दूसरी तरफ मगध में अमात्य और उनके गुप्तचर की बात सुनने के बाद मुरा इसी जल्दबाजी में थी कि जितनी जल्दी हो सके मंत्री शंभुनाथ को उनके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के प्रति आगाह कर दे। वो किसी तरह छुपते छुपाते मंत्री शंभुनाथ के घर जा पहुंची। इधर उधर नजर दौड़ाते हुए उसने धीरे से मंत्री शंभुनाथ के घर का द्वार खटखटाया। कौन? कहते हुए मंत्री शंभुनाथ दरवाजे के जालीदार छेद से बाहर झांकने लगे। मुरा अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से ढके हुए बोली, मंत्री जी, मैं मुरा, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। मंत्री शंभुनाथ ने तुरंत दरवाजा खोला और एक नजर घर के आसपास डाल मुरा को तुरंत अंदर बुला लिया। उन्होंने तभी आवाज में कहा, तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालकर यहां तक चली आई? शत्रु किसी भी वेश में हो सकता है। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो? मुरा बोली, मैं जानती हूं मंत्री जी, लेकिन क्या करूं? आप तक सूचना पहुंचानी बहुत आवश्यक थी। उसके बाद सुनकर शंभुनाथ बोले, अच्छा, सूचना क्या है? ऐसा कहते हुए उन्होंने एक पात्र में मुरा को पानी पीने को दिया। मुरा ने तुरंत पानी पिया और दबी आवाज में बोली, अमात्य ने अपने गुप्तचर को आपके पीछे लगाया है। गुप्तचर उन्हें बता रहा था कि उसने आपको बाजार में किसी मोहर बनाने वाले को ढूंढते देखा। ये खबर सुना अमात्य से पका गए थे। मुझे लगा ये सूचना आपको देनी चाहिए, इसीलिए मैं यहां चली आई। मंत्री शंभुनाथ ने मन ही मन कहा, अर्थात मैं सही हूं। मेरी खोज सही दिशा में अग्रसर है। मंत्री शक्टार को फंसाने वाला नकली पत्र जरूर उसी बाजार में बनवाया गया है। अमात्य के डर ने मेरा शक अब यकीन में बदल दिया है। मुझे अवश्य यह खोज जारी रखनी होगी। तभी मुरा बोली, मंत्री जी, मेरे पुत्र चंद्र के बारे में कुछ पता चला? वो कहाँ है? शंभुनाथ ने नाम सर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी उसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्दी ही हम तुम्हारे पुत्र का पता लगा लेंगे। मेरे ऊपर निगरानी है, इसलिए हमें मौका देख भेष बदल कर तुम्हारे रिश्तेदारों के घर जाना होगा।
एक बार वहां पहुंच गए तो मेरा असली रूप देख वो झूठ नहीं बोल पाएंगे। उन्हें सच बताना ही होगा। जब तक ये संभव नहीं हो पाता, तुम्हें थोड़ा संयम रखना होगा। संयम रखने की बात सुन मुरा के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने धीमे से जवाब देते हुए कहा, जी मंत्री जी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। शंभुनाथ बोले, तुम्हें अब यहां से जल्दी चले जाना चाहिए। अगर यहां और अधिक समय तक रुकोगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जी मंत्री जी। मुरा वहां से जाने लगी तो फिर शंभुनाथ बोले, एक बात और मुरा, अब यदि तुम्हें मुझे कोई भी जानकारी देनी हो तो स्वयं चलकर मत आना। मैं खुद आकर तुमसे भेंट करूंगा या अपने गुप्तचर को तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी मंत्री जी। ये कहकर मुरा वहां से निकल गई। उसके जीवन में फैले इस अंधकार में अब दिए की रोशनी कोई था तो वो थे मंत्री शंभुनाथ। उनके शब्दों ने मानो मुरा के अंदर एक उम्मीद की किरण को जन्म दे दिया था। मुरा अपने पुत्र से मिलने के लिए किसी भी सीमा को लांघने के लिए तैयार थी। जहां एक और मुरा के मन में चंद्रगुप्त से मिलने की उम्मीद जग चुकी थी, वहीं दूसरी ओर चंद्रगुप्त के विरोधी उसके विरुद्ध नए नए षड्यंत्र रचने की कोशिश में लगे हुए थे। वीरसेन बाजार से लौटकर सीधे पप्पत के पास आया। वीरसेन को आता देखकर पप्पत उत्सुकता के साथ बोला, क्या पता चला उन दोनों के बारे में, जल्दी बताओ। वीरसेन हड़बड़ाहट में बोला, राजकुमार, मैंने चंद्रगुप्त और सुकेतु को दो आदमियों का पीछा करते हुए देखा। वो उनका पीछा करते हुए सांकला नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर निकल गए। ये सुन पप्पत कुछ सोचते हुए बोला, वो दोनों भला किसका पीछा कर सकते हैं? क्या उन व्यक्तियों का तक्षशिला से कोई संबंध है? वीरसेन बोला, नहीं, मैंने उन दोनों व्यक्तियों को पहले कभी नहीं देखा। पप्पत बोला, दोनों ऐसे ही किसी का पीछा नहीं करेंगे। अवश्य इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है, पर जो भी हो, यह सूचना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वीरसेन हैरान था। उसने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, ये सूचना हमारे लिए फायदेमंद कैसे है? पप्पत ने हंसते हुए कहा, एक तीर से दो शिकार, नहीं समझे? वीरसेन ने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे अधूरी बातें कभी समझ नहीं आती। पप्पत समझाते हुए दबे स्वर में बोला, अगर हम चंद्रगुप्त को जंगल में ही मरवा दें तो किसी को हम पर संदेह भी नहीं होगा और तक्षशिला के गुरुकुल को उससे मुक्ति भी मिल जाएगी। सबको यही लगेगा कि वो जिनका पीछा कर रहा था उन्होंने उसे मार डाला। वीरसेन आश्चर्य में बोला, ये विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? वीरसेन जानता था कि मारने की बात करना और मरवा देने में बहुत फर्क है, इसलिए उसके चेहरे पर चिंता उभर आई थी। पप्पत ने अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए कहा, तुमने अपना कार्य कर दिया, अब सब मुझ पर छोड़ दो। मैं अब चंद्रगुप्त नाम का कांटा अपने मार्ग से सदा के लिए मिटा दूंगा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। बस तुम मेरे विश्वास पात्र बने रहना। पप्पत की बात सुनकर वीरसेन थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोला, अगर तुमने ये कार्य स्वयं किया और आचार्य चाणक्य को ज्ञात हुआ तो वो ये अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि हमें दंड मिले। पप्पत कुटिल मुस्कान के साथ बोला, मैं ये कार्य किसी और से करवाऊंगा। इतना बोलकर मन में कुछ सोचते हुए वो वहां से चला गया। इधर चंद्रगुप्त और सुकन्या उन दोनों डाकुओं का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक तरफ से चंद्रगुप्त पेड़ों के पीछे छिपते छिपते आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ से सुकन्या। अचानक सुकन्या का पांव एक पत्थर से टकराया। उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन सूखे पत्तों के दबने से होने वाली आवाज को सुन दोनों डकैत ठिठक गए। दोनों ने एक बार पीछे पलट कर देखा, फिर आपस में कुछ बात की और अपने चलने की गति बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद सामने दो रास्ते थे, तो दोनों डाकू अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। ये देख चंद्रगुप्त और सुकन्या सोच में पड़ गए। चंद्रगुप्त दबी आवाज में बोला, हम क्या करेंगे? हमें कैसे मालूम होगा कि दोनों रास्ते जाते कहाँ हैं? सुकन्या बोली,
सोचना क्या है, हमें भी अलग होकर इनका पीछा करना चाहिए। चंद्रगुप्त मना करते हुए बोला, नहीं, ये अवश्य ही उनकी हम दोनों को अलग करने की चाल है। उन्हें मालूम हो चुका है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सुकन्या जिद करती हुई बोली, हमें इनका पीछा करना ही होगा चंद्र, यही आखिरी रास्ता इनके ठिकाने का पता करने का। मेरी चिंता मत करो, हम वापस इसी स्थान पर मिलेंगे। उसने एक नजर आसमान में चमकते सूर्य की तरफ देखा और बोली, अभी सूर्य ठीक हमारे सर पर है। जब सूर्य की परछाई 30 अंश का कोण बनाएगी, चाहे कुछ भी हो, हम सब छोड़कर वापस यहां मिलेंगे। चंद्रगुप्त बोला, नहीं सुकन्या, मुझे डर सता रहा है कि तुम्हें कहीं कुछ। सुकन्या अपने वस्त्र में छिपाया हुआ कटार दिखाते हुए बोली, मैंने ये कटार यूं ही साथ नहीं रखी, मैं स्वयं की रक्षा कर सकती हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? चंद्रगुप्त बोला, तुम पर है, लेकिन उन लोगों पर नहीं है। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। तुम वादा करो कि तुम उन पर हमला नहीं करोगी, सिर्फ उन पर और उनकी गतिविधियों पर नजर रखोगे। ये सुन सुकन्या राजी हो गई और दोनों वहां से अलग अलग रास्तों पर चल दिए। इधर तक्षशिला में पप्पत सीधे मालकेतु के पास आया। पप्पत को देखते ही मालकेतु बोला, राजकुमार पप्पत, आप? पप्पत हड़बड़ाहट में बोला, हाँ, तुम्हारे लिए काम है, तुम्हें अतिशीघ्र यहां से निकलना होगा। मालकेतु विश्वास के साथ बोला, हाँ राजकुमार, बताइए, इस सैनिक जान की बाजी लगाकर आपका काम करेगा। पप्पत इधर उधर देखकर तभी आवाज में बोला, अभी अभी पता चला है कि चंद्रगुप्त सांकला नगर के मार्ग पर पड़ने वाले घने जंगल में सेवक सुकेतु के साथ किसी का पीछा कर रहा है। मैं चाहता हूं तुम उसे वहीं खत्म कर दो। ये सुनकर मालकेतु अचंभित रह गया। वो हैरानी में बोला, मार डालना है? पप्पत एक राजकुमार की भांति बोला, हाँ, क्यों, तुमसे कार्य होगा नहीं? मालकेतु बोला, क्यों नहीं राजकुमार, अवश्य होगा। पप्पत आदेश देते हुए बोला, तो अभी तुरंत प्रस्थान करो, आचार्य चाणक्य की कक्षा आरंभ होने वाली है, मेरी उपस्थिति वहां आवश्यक है। मालकेतु ने हामी में सर झुकाया और वहां से निकल पड़ा, लेकिन वो और पप्पत इस बात से बेखबर थे कि राजहंस ने दोनों की बात सुन ली थी। इधर चंद्रगुप्त अकेले जिस डाकू का पीछा कर रहा था, वो अचानक सामने से किसी साई की तरह गायब हो गया। चंद्रगुप्त चारों तरफ देखने लगा, लेकिन अब सिवाय उसके उस सुनसान जंगल में कोई और दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था।